भारत की संसद में वर्तमान सत्ता के गृह मंत्री ने जब यह दोहराया कि हम गिलगित बल्तिस्तान भी लेंगे, हम अक्साई चीन भी लेंगे, तो मेरी गुजारिश है कि जो 2 सीटें हैं जिन्हें आपने एंग्लो इंडियन, जो अंग्रेज यहां से चले गए थे और उनकी जो यहां जायज और नाजायज वंशज छोड़ के गए थे, जिनकी गिनती भारत के कानून मंत्री ने संसद में बताया कि वो मात्र 262 हैं गिनती के, लेकिन बल्तिस्तानी इस देश में हजारों की तादाद में हैं। मैं बार बार सरकार से कहता हूं कि सरकार अपने तंत्र को जैसे चलाना चाहती है चलाए, लेकिन मैं इस भारत राष्ट्र का एक नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि हो सकता है कि सरकारों की निगाह वहां तक न पहुंच पाती हो। मैं अपनी बात कह के कुछ चीजों को सार्वजनिक करता हूं, यह सरकार का काम है कि वो उसको ढूंढे, कैसे उसका सदुपयोग हो। अगर आपको गिलगित बल्तिस्तान लेना ही है, लेने से पहले जो साइकोलॉजिकल युद्ध है उसकी शुरुआत इसी से हो सकती है कि जो भारत की लोकसभा में 2 सीटें राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, एंग्लो इंडियन की जिनकी गिनती 262 है, हजारों की तादाद में बल्तिस्तानी भी हैं, गिलगित के लोग भी हैं, अगर कोई उस कौम के अंदर से एक शख्स है, साफ सुथरा है, ईमानदार है, प्रोफेशनल है, वो किसी दुकानदारी नहीं चलाता, कोई मजहब की दुकान उसने नहीं खोली है, वो किसी मस्जिद का मौलवी नहीं है, इमाम नहीं है, उसका नाम है सिकंदर रिजवी। सरकार को चाहिए कि उन 2 लोकसभा सीटों में से समाप्त करे ये एंग्लो इंडियन का कहानी। ये एंग्लो इंडियन किसका रिप्रेजेंटेटिव है? ये उस इंग्लैंड की पार्लियामेंट का। सरकार ने ये बात आज से कोई 7-8 महीने पहले मैंने नासिक में कही थी, और उस वक्त मैंने कहा था कि सरकार को ये एंग्लो इंडियन के नाम पे चलने वाला फ्रॉड समाप्त करना चाहिए और ये जो 2 सीटें हैं इन्हें समाप्त कर देनी चाहिए। लेकिन मेरी राय थी, सरकार माने या न माने, लेकिन एक राष्ट्र के सिटीजन के नाम पे, नागरिक के नाम पे सरकार के सामने मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। मेरी बात सरकार रिजेक्ट कर दे, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मुझे दुख जब होगा कि जब मैं ये बात नहीं कहूंगा। उन 2 सीटों का बंटवारा करे कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके नुमाइंदे जो भारत में कश्मीर में पिछले 70 साल से जो जिहादी सरकार थी, जिन्होंने वहां का नागरिक उन्हें नहीं बनने दिया था, जो मीरपुर से आए थे, जो मुजफ्फराबाद से आए थे, वो 7 लाख कश्मीरी जम्मू में रह रहे हैं, टेंटों में रह रहे थे। उनके एक आदमी को आप लोकसभा में नॉमिनेट कीजिए, कहिए कि इन लोगों की जमीन पर पाकिस्तानी फौज ने नाजायज कब्जा कर लिया है, भारत इसको आजाद कराएगा, लेकिन वहां की नुमाइंदगी जारी रहनी चाहिए। इसलिए जो 2 सीटें थी जिन्हें आपने एंग्लो इंडियन के कोटे से समाप्त कर दिया है, अब वहां एक पीओके की सीट होनी चाहिए, एक गिलगित बल्तिस्तानी को सीट जानी चाहिए, और लोकसभा की उस नॉमिनेटेड सीट के ऊपर क्या सिकंदर रिजवी से ज्यादा कोई फिट आदमी हो सकता है, योग्य आदमी हो सकता है? लड़ाई यहां से शुरू करिए कि भारत की पार्लियामेंट के अंदर अगर पीओके का एक नुमाइंदा नॉमिनेट हुआ है, एक गिलगित बल्तिस्तान का नुमाइंदा हुआ है, तो आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना यह क्लेम और मजबूत कर दिया कि सच में वो हमारा हिस्सा है, हम लेंगे। हो सकता है दुश्मन ने हमसे वो छीन लिया हो, धोखे से छीन लिया हो, वो कब आएगा ठीक है। इस देश में तो तिब्बत की सरकार एग्जाइल में चल रही है, उनका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है। हम तिब्बत को कब आजाद कराएंगे? नहीं कराएंगे, क्योंकि उस पर हमारा कब्जा नहीं है, लेकिन जो हमारा हिस्सा था उस पर नाजायज कब्जा किसी ने कर लिया है, वहां के बाशिंदे यहां रह रहे हैं। उनमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ये 2 सीटें जो समाप्त हुई हैं आपकी एंग्लो इंडियन के फ्रॉड से, वहां नॉमिनेट कीजिए। और ये जो कश्मीर में 7 लाख कश्मीरी हिंदू जो भाग के पाकिस्तान से यहां आया था, आप कश्मीर के अंदर जब चुनाव कराने जाएं,
तो आपके कश्मीर की विधानसभा के बारे में सबको पता होगा कि कुल मिलाकर के 121 सीटें हैं और 111 सीटें हैं और 111 सीटों में से चुनाव होते हैं 87 सीटों पर, क्योंकि बाकी सीटें उस कश्मीर की हैं जिस कश्मीर पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। उसे आप आज छुड़ाएंगे, कल छुड़ाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि 2023 से पहले आप छुड़ा लेंगे। लेकिन कश्मीर की विधानसभा में 370 और 35 पे हटने के बाद जो 5500 परिवार 1950 से 52 तक कश्मीर से आए थे, वो सब हिंदू थे, डोगरा थे, सिख थे। आज उन्हीं लोगों को, उसी कम्युनिटी में से जो बची हुई 24 सीटें हैं, वो आज जम्मू कश्मीर में जोड़ दी जाएं और ये लोग उस जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के पास इलाका है उसकी नुमाइंदगी करेंगे, क्योंकि अब ये वहां के नागरिक हो चुके हैं, अब भारत के नागरिक हो चुके हैं, अब दोहरी नागरिकता समाप्त हो गई है, अब 2 झंडे खत्म हो गए हैं, 2 विधान खत्म हो गए हैं, 2 निशान खत्म हो गए हैं। तो अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 24 सीटों जो बची हुई हैं, जिन्हें आपने रिजर्व करके रखा है, उस पे कश्मीर से आए हुए उन विस्थापित कश्मीरियों के बीच में बांट दिया जाए। तो बात घुमा करके मैं फिर वहीं ले जाना चाहता हूं कि जब ये देश आजाद हुआ, संविधान 1950 में बना, तो संविधान 1950 में बना, आजाद भारत की खंडित पार्लियामेंट में अखंड वंदे मातरम गाया गया। तो आजाद भारत के बाद जो हुआ, हम उसे मानेंगे कि 2 जिहादियों के बीच में, देश के गद्दार जो थे, वो जिन्ना भी था, वो मौलाना आजाद भी था, और किसी पार्टी का आप कोई समझौता कर लें। ये समझौता तो कुछ ऐसे ही हो रहा है कि भारत की सरकार का आज जो भी चाइना के साथ विवाद है, लेकिन एक पार्टी ये कह रही है कि हमारा समझौता वहां की रूलिंग पार्टी के साथ है कि हम दोनों आपस में एक दूसरे को हाई लेवल इंफॉर्मेशन देंगे। भाई, ये 2 पार्टियों के बीच में रिश्ता है कि 2 राष्ट्रों के बीच में रिश्ता है? 1937 में जिन्हा के दबाव में मक्कार मौलाना आजाद ने हिंदू लीडरशिप को, पंडित जी को, इन सब को डराया, वो मान गए। तो भाई पंडित जी जाने, वो पंडित जी की पार्टी, उनकी पार्टी हो सकती है, लेकिन राष्ट्र और सरकार नहीं है। सरकार किसी पार्टी की नहीं बनती, सरकार होने के बाद संविधान की बनती है। तो हम उस मुआहदे को क्यों माने 1927 वाले को, जिसमें कहा गया कि सिर्फ 2 स्टैंडर्ड लगाए जाएंगे? हम तो आजाद मगर खंडित भारत के अंदर जो अखंड बचा है, जो वंदे मातरम पूरा गाया गया है, उसी को भारत मानेगा। इसलिए इस विवाद को समाप्त करने से इससे ज्यादा साफ कोई आइडिया और एजेंडा नहीं मिल सकता। हम वहां की बात के, अरे अंग्रेजों ने तो बहुत सारे कानून बनाए थे, आपने बदल दिए कि नहीं बदल दिए? अंग्रेजों के बनाए कानून बदले जा रहे हैं कि नहीं बदले जा रहे हैं? तो फिर अंग्रेजों का दौर में, उस लड़ाई के समय में उस बात को हमारे ऊपर क्यों लागू किया गया है, जबकि हमारे देश की आजाद पार्लियामेंट में आजादाना तरीके से पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने 22 पंक्तियों का पूरा वंदे मातरम 9.5 मिनट में गाया। हम उसी को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। जिसको अच्छा लगे अच्छी बात, जिसको बुरा लगे वो अपने घर जाए। हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। ये देश संविधान से भी अगर जैसा भी है उस पर शिकायत हो सकती है, अब हम संविधान को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेंगे। ये तो भारत के संविधान में है। तो ये बताएं ना, जो शाहीन बाग पे बैठे हैं, कि ये तो इसी में लिखा है। बहुत संविधान का ध्यान आ रहा है, तो उसी संविधान में जनसंख्या नियंत्रण लिखा हुआ है। तो सरकारें क्यों डर रही हैं? अब तक की सरकारें डरी, समझ में आता है। आप तो वो निडर लोग हैं जो संविधान को ही अपना ग्रंथ मानते हैं। आपने तो इस संसद में पहला जीवन का चुनाव जीत के संसद की सीढ़ियों पर जब आपने माथा टेका, तो आपने कहा यह मंदिर है,
इसकी पवित्रता भंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी मंदिर के अंदर जो किताब है जिसे आप संविधान कहते हैं, उसकी पवित्रता फिर कैसे भंग हो रही है? अगर कुछ लोगों ने किया, कुछ ऐसे लोग आए थे न जिनका कोई मजहब था, न जिनका कोई धर्म था, जो लुटेरे थे, जिन्होंने भारत को बांट बांट कर राज्य किया। आप इस मुद्दे पे नहीं आए हैं ना। आपने वादा किया है, आपने वादा किया है कि भारत, वो भारत, हजारों साल पुराना भारत, और जब आप शब्द बोलते हैं तो आप 11,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच के भी आपको भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र याद है।